हमारा सिंह, मंजीत नौटियाल, सारे साथियों का स्वागत है। तो एक बार थम्स अप कर देंगे जी, हम इसको पढ़ने के लिए तैयार हैं और आप सारे लोगों ने एकदम से ठीक बताया है। 1919 से लेकर के 1947 के समय को गांधी युग कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक बड़ा चैप्टर रहेगा और बड़ा चैप्टर है तो इसको हमको कुछ सेगमेंट में समझना होगा और यहाँ से आप बहुत सारी विचारधाराओं को भी समझ पाएंगे। तो एक आज की क्लास में तो हमारा रहेगा गांधी जी का जो परिचय रहेगा, परिचय यानी कि वो आपका किस परिवार से थे, उनका एक इंट्रोडक्शन हम बड़ा नाम रहा होगा, जिस नाम की गूंज विदेशों तक रही, जो नाम अगर बात करें दुनिया के 150 डाक टिकटों पर, जो पोस्ट ऑफिस टिकट होता है 150 में टिकट पर पहुंचा, बहुत देशों में इनके नाम से स्मारक हैं, बहुत देशों में इनकी लगभग 150 देशों में इनकी मूर्तियां, इनके नाम से चौक, कहीं पर इनके नाम से सड़क स्थापित है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा व्यक्तित्व भारत में कोई नहीं हुआ जितना बड़ा व्यक्तित्व गांधी जी का हुआ। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हमको समझना है। तो सबसे पहले बताइए इनका जन्म कब हुआ था। जन्म, अगर हम जन्म की बात करते हैं, बर्थ, बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, जन्म इनका हुआ गांधी। इन्होंने 4 शादी की थी। कितनी शादी की थी? करमचंद गांधी जी जो थे उनकी 4 शादी हुई थी और उन 4 शादियों में से पुतलीबाई जो है वो चौथी पत्नी थी। चौथी पत्नी यानी इनकी 4th वाइफ है और चौथी पत्नी से ही आपका पैदा हुए कौन? आपका मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इनकी बहन भी थी एक, आपका रालिया बेन। तो 4 शादी हुई इनकी, आपको इतना याद रखना। और ये सब बड़े बेटे हैं और हरिलाल से अक्सर गांधी जी के मतभेद रहे, यानी कि होता है परिवार में कई बार बातें नहीं बन पाती हैं, बैलेंस नहीं बन पाता है। तो इनके और गांधी जी के बीच में हमेशा विचारों को लेकर के मतभेद रहता था और इन्होंने एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और हिंदू धर्म छोड़ के इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया और अपना नाम रख लिया था इन्होंने अब्दुल्ला गांधी। हालांकि इन्होंने जो अपना धर्म परिवर्तन किया था वह कुछ समय के लिए ही किया और कुछ समय के बाद में वो आर्य समाजी बन गए और फिर अंतिम समय तक वो आर्य समाजी रहे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है गांधी जी के कौन से पुत्र थे जिन्होंने अपना धर्म बदल करके इस्लाम को अपना लिया था? तो वो नाम है हरिलाल। क्या नाम है? हरिलाल। तो हरिलाल ने क्या किया आपका याद रख लेना, याद रख लेना। उन वंशज हैं मणिलाल के जो वंशज है वो कहाँ पर है? वो अफ्रीका में ही है, अफ्रीका में ही वो निवास करते हैं। ये दूसरे बेटे हुए इनके, इनकी फैमिली चली गई। तीसरे बेटे का नाम है आपका रामदास, दूसरे। और ये मणिलाल क्या है याद रख लेना, ये जब गांधी जी अफ्रीका में गए तो इनको लेकर गए अपने साथ ही, अफ्रीका में ही बस गए और आज भी मुखाग्नि दी, मुखाग्नि दी। तो मुखाग्नि का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब अंतिम संस्कार होता है किसी का तो पुत्र क्या करते हैं, उनको एक मुखाग्नि देते हैं और फिर आपका अगर बात करें उनके जो पार्थिव शरीर होता है उसको फिर आपका जो हिंदू धर्म है उसमें शमशान ले जाया जाता है और शमशान में फिर क्या प्रक्रिया होती है ये सब आप लोग जानते हैं कि सबको जलाने की प्रथा है, तो उसी को हम बोलते हैं मुखाग्नि दी, मुखाग्नि दी। ठीक है, तो गांधी जी को हिंदुस्तान टाइम्स जो शुरू हुआ वो 1924 में शुरू हुआ, कहीं किनारे पे लिख लेना इस बात को। हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत 1924 में हुई, लेकिन शुरुआत में ही उस अखबार ने, अंग्रेजी का अखबार था तो उस समय इतने रीडर्स नहीं थे भारत में, कहिए तो उसको बहुत सारे आर्थिक जो संकट है वो झेलने पड़े थे। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे। बाद में लाला लाजपत राय जी की मदद से उसमें 40,000 रुपए का एक डेब्ट भी लिया गया था, ऋण भी लिया गया था, कर्जा लिया और फिर उसको चलाया। तो 1928 में गांधी जी ने यहाँ पर एंटर कराया देवदास को और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे। तो इनके चारों पुत्र कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कैसे हैं, और कहोगे जी गांधी जी तो जो है कुल आपका अगर हम बात करें लगभग 14 वर्ष हम कह सकते हैं और इतनी ही उम्र रही कस्तूरबा गांधी की। इनका जो है आपका अगर हम बात करें कुल 9 वर्ष की आयु थी इनकी, तो 9 वर्ष की आयु में इनकी सगाई हो गई थी। 9 वर्ष की आयु में यानी इनका रिश्ता पक्का हो गया था। 9 वर्ष की कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, तो जब इनकी शादी हुई तो दोनों की उम्र कितनी हुई? 14-14 वर्ष हुई। तो 1883 में शादी हुई, 1888। अब पहली शिक्षा तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी पोरबंदर में ही हुई थी। 1888 में एक बार हमने आपको बताया था कि आपको 3 चीज़ों में हमेशा अंतर रखना है। जैसे एक तो होता है एलएलबी, आपने सुना होगा भाई, जिनको वकालत करनी है वो कहाँ पर एडमिशन लेते हैं? वो एलएलबी में एडमिशन लेते हैं। लीगम बैकालॉरेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? लीगम, LGUM, लीगम बैकालॉरेस। और इसी को फिर बोला गया बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। क्या है? इसके पास डिग्री होगी वकालत की, लेकिन अगर वो कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखता है जब तक उसको लॉयर ही कहा जाएगा। जिसके पास एलएलबी की डिग्री है वो कौन है? लॉयर, लॉयर। याद रखेंगे इस बात को। और अगर वो किसी के पक्ष में कोर्ट में जाकर के बहस कर रहा है या किसी के पक्ष को रख रहा है तब उसको बोलते हैं अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट। तो अंतर समझ में आया? एक अगर हम बात करें आपका जो वकील है उसके पास डिग्री है और अधिवक्ता क्या है? एडवोकेट क्या है? जो पक्ष रख रहा है कोर्ट में। तो अगर आपने डिग्री प्राप्त कर ली, मान के चलो मेरे पास लॉ की डिग्री है, ठीक है, अब मैं उसकी कहीं वकालत नहीं करता तो इसका मतलब क्या है? मैं एक लॉयर भी हूं, मैं खुद को कह सकता हूं। जब तक मैं कोर्ट में किसी का पक्ष नहीं रखूं, मान के चलो कल को भविष्य में मुझे अपना कोई पक्ष रखना पड़े तो उस समय पर मैं क्या हो जाऊंगा? उस समय पर मैं एडवोकेट हो जाऊंगा, एडवोकेट हो जाऊंगा। और अगर आप कानून की पढ़ाई, अगर आप कानून की पढ़ाई लंदन से करते हैं, ब्रिटेन से करते हैं तो फिर उसको क्या बोला जाता है? फिर उसको बोला जाता है बैरिस्टर। तो तीनों टर्म्स का अंतर समझ में आया? लॉयर ऑनली डिग्री, एडवोकेट जब वो कोर्ट प्रैक्टिस कर रहा है, और आपका बैरिस्टर का मतलब है आपका कहां से? आपका लंदन से, यानी कि ब्रिटेन से वो आपका कानून की डिग्री को प्राप्त करे तो उसको बैरिस्टर। तो गांधी जी बैरिस्टर बने गए और मिला इनको आपका अब्दुल्ला कंपनी से। शेख अब्दुल्ला कंपनी थी आपका दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई आप जो है आकर के हमारी कंपनी का एक अपना डिस्प्यूट आपस में, ठीक है, तो 40,000 पाउंड का एक डिस्प्यूट था उनका आपस में चल रहा था। 40,000 पाउंड मतलब उनके एक सहयोगी थे, ठीक है, तो वो पैसे को आपस में लेन-देन को लेकर के डिस्प्यूट था, कंपनी का मामला था। तो उन्होंने गांधी जी से 1 वर्ष का करार किया इसके लिए कि भाई आइए आपका 1 वर्ष का जो भी खाना खर्चा रहना है, ठीक है, यहाँ पर, और प्रथम श्रेणी का टिकट, यानी कि जो आपका रेलवे में समझते हैं ना आप, जैसे आप देखते होंगे रेलवे में आपका AC1 होता है, AC2 होता है, AC3 होता है, ठीक है, AC1 समझ रहे हैं? मतलब एक सीट होगी पूरे उस पर एक साइड में। AC2 में क्या होगा? 2 सीट होंगी ऊपर नीचे। AC3 में क्या होगा? 3 सीट होगी, 1 2 3, 3 टियर बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही वहाँ पर अफ्रीका में आपका श्रेणी के हिसाब से विभाजित थी रेलवे। तो उनको गांधी जी को प्रॉमिस किया कि भाई आपको जो है प्रथम श्रेणी का टिकट मिलेगा, प्रथम श्रेणी का। तो इस तरह से गांधी जी से संवाद हुआ और गांधी जी को ऑफर मिला 1893 में गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट किया। खुद शेख अब्दुल्ला एक बड़ी कंपनी चलाते थे और क्या मामला क्या था मैंने आपको बताया? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मामला था। कंपनी कौन सी थी? दादा, मतलब पार्टनर्स का ही आपस में मामला था। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मामला था। ओके, और ये मामले क्या था? आपको इतनी राशि का मामला था ये, तो याद रख लेना ये 40,000 पाउंड का मामला था। 40,000 पाउंड का मामला था। इसी के लिए गांधी जी को उन्होंने बुलाया और गांधी जी से कहा कि भाई हम आपको जो है 105 पाउंड, 105 पाउंड मासिक वेतन देंगे। मासिक का मतलब समझते हैं, मंथली सैलरी। कितनी सैलरी तय हुई गांधी जी की? 105 पाउंड वेतन देंगे। 1 वर्ष का एक करार हो गया, ठीक है, साइन हो गए आपस में। प्रथम श्रेणी का टिकट गांधी जी को दिया गया। प्रथम श्रेणी का टिकट, आप जहाँ कहीं भी यात्रा करेंगे तो आपको प्रथम श्रेणी का टिकट मिलेगा। ओके, आप यानी कि 105 पाउंड तो ये समझिए अतिरिक्त है आपके परिवार के लिए है। तो इतने अच्छे उस समय पर तो आप जानते हैं कि भाई जब जिम्मेदारी आ जाती है व्यक्ति के ऊपर, जब उसका परिवार होता है, जो उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उस समय पर तो ये बहुत बड़ा ऑफर था और गांधी जी ने सहर्ष इसको स्वीकार किया, बहुत खुशी से इसको एक्सेप्ट कर लिया। प्रथम श्रेणी का टिकट। तो अफ्रीका में क्या था कि अफ्रीका में रंग भेद बहुत था, कलर डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, काले और गोरे का जो भेद है ये बहुत था। जैसे आप देखते होंगे ब्रिटिशियर्स के मन में तो बहुत ज़्यादा है, अंग्रेजों के मन में तो भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा है। 1948 का आप देखना कभी, 1948 का हॉकी हॉकी का वर्ल्ड कप था 1948 का, और वो जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, यानी कि अगले ही वर्ष की बात है और हम जिनसे आज़ाद हुए थे उन्हीं से हम फाइनल खेल रहे थे और लंदन में ही खेल रहे थे। तो स्टेडियम से आवाज़ आई थी हम इंडियंस के लिए, स्लेव स्लेव स्लेव।
इन लंदन वालों के मन में आपका आप समझिए भारतीयों के लिए क्या भाव थे और हमारे खिलाड़ियों को उन्होंने स्लेव स्लेव कह करके ग्राउंड में खूब पुकारा था, है ना? हमको ये दास समझते थे। तो किशन लाल जी कैप्टन थे हमारी टीम के 1948 में और गोल्ड जीत के आई थी हॉकी इंडिया टीम। आप जानते ही होंगे, तो देश प्रेम मतलब एक अलग लेवल का था हमारे खिलाड़ियों में अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। इसी बात का तो दुःख होता है हमें, है ना? जब हम आपको कोहली के बारे में संवाद करते हैं, नो डाउट कोहली इज़ अ ग्रेट प्लेयर। कोहली की अपनी खेलने की शैली अलग है। लेकिन जब हम देखते हैं आपका किनको, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को जब आपका जर्मनी की ओर से खेलने के लिए स्वयं हिटलर ने मैदान में देखते हुए कहा था, तो उनको ऑफर दिया था उस देश की नागरिकता का, उस टीम से खेलने का, पैसे का, सब कुछ ऑफर उनको दिया कि आप हमारे देश में रहिए, तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे देश का कर्तव्य नहीं बनता हमेशा कि वो मेरे लिए क्या करे, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूँगा। ये एक इंडिविजुअल का कर्तव्य बनता है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के लिए क्या करेगा, और देश का लिए करने का मतलब होता है कि देश के लिए प्रति उसकी क्या भावना है और जिन्होंने हमारा शोषण किया है उनके प्रति हमारी क्या भावना है। तो जितने भी लोग अब तुम देखते हो लंदन वगैरह शिफ्ट हो जाते हैं, तो मतलब वो उनकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है और ये हमारी भी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। तो हमारी अपनी व्यक्तिगत चॉइस का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश प्रेम जो जिन लोगों को मतलब भारतीय लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मान के चलो कि मुझे यहाँ देश में बच्चों का प्यार मिला, ठीक है, बहुत प्रेम मिला और हम आप ही की तरह एकदम से सामान्य परिवार से, और यहाँ तक का सफर आप सब लोगों के प्यार की बदौलत तय हुआ और कल को आपको पता चले कि भैया दुबई में सेट हो गए हैं, दुबई चले गए हैं रहने, तो या आपको पता चले लंदन चले गए रहने, तो कैसा लगेगा? सोच के देखिए। हालाँकि खैर है, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय सेंट पीट्समार्ट्सबर्ग सेंट पीट्स सेंट पीट्समार्ट्सबर्ग हमारी ना ये घटना भी 1893 की है। तो यहाँ पर पहली चीज़ गांधी जी को यहाँ पर लगा कि भाई इस तरह से तो जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती हैं, हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो, ये आपका या कुछ परिवर्तन ही ला पाए, ये जरूरी नहीं होता। घटनाएं तो बहुत लोगों के साथ में घटती हैं। जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूँ इस बात को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस घटना का सामना किया अपने जीवन भर में, तो उसके मतलब कि परिवर्तन के लिए उन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष किया कि लोगों के राइट्स के लिए मुझे लड़ना है, लोगों के पास में क्या अधिकार होने चाहिए, उनके लिए मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो राजा राम मोहन राय के साथ में भी हुआ था, है ना? राजा राम मोहन राय एक बार जा रहे थे पालकी में, बैठे हुए अपनी पालकी समझते हैं ना इसको, लोग ले जाते हैं ऐसे, तो घोड़े पर जुड़ी हुई थी और पालकी थी और उसके पर्दे लगे हुए थे। अब अंग्रेज अफसर कोई साइड में खड़ा था ईंटों पर सड़क के किनारे, तो राजा राम मोहन राय के जो आपका सर्वेंट्स थे उन्होंने देखा नहीं, जो उनके नौकर थे उन्होंने देखा नहीं, तो अंग्रेज को काफी बुरा लगा। अंग्रेज ने उनकी बग्घी रुकवा ली, पालकी को रुकवा ली और कहा कि ये क्या बदतमीजी है। तो राजा राम मोहन राय ने माफी मांगी उस अंग्रेज व्यक्ति से, लेकिन उस अंग्रेज व्यक्ति का इस बात से भी दिल नहीं भरा था और उसने लिखित में उसको लिया और सब बग्घी वग्घी को लेकर चला गया था हेडक्वार्टर राजा राम मोहन राय के, और बाद में माफी मांग के लिखित रूप से माफी मांगी गई और तब छोड़ा। तो ऐसा नहीं होता कि भाई सबके साथ में जीवन में कुछ संकट या कठिनाई आए और व्यक्ति वहां से एक चेंज के लिए उठ खड़ा हो कि मैं एक परिवर्तन लेके आऊंगा। इसके लिए बहुत, अगर मैं कहूं तो एक विशाल हृदय चाहिए कि भाई स्वयं के लिए ना सोच करके एक समाज के लिए सोचना, एक समाज के लिए। तो राजा राम मोहन राय ने जो कार्य किए वो बहुत विशेष कार्य, आप जानते हैं उन्होंने और क्षेत्रों में कार्य किए। यानी कि उनका जो सफरेज था, सफरेज समझते हैं ना, वोट डालने का अधिकार, इसको हम बोलते हैं मताधिकार। तो जब उनका मताधिकार उनसे छीन लिया गया, तो गांधी जी उसने उनके खिलाफ में आपका आंदोलन किया कि भाई ऐसे व्यक्तियों के मताधिकार आप कैसे छीन सकते हैं, ठीक है, सिर्फ भारतीय होने के आधार पर। तो उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया, लेकिन क्या बोलेंगे, उनका जो संघर्ष है वो सफल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, गांधी जी की एक इमेज क्रिएट हुई लोगों के बीच में कि हाँ, ये किसी गलत चीज के लिए, गलत एक्शन के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, आवाज उठाने वाले लोग हैं ना। तो गांधी जी को यहाँ पर थोड़ी सी पॉपुलरिटी मिली थी, इसका फायदा ये हुआ। ओके, फिर गांधी जी ने देखा कि भी समस्याएं बहुत हैं यहाँ पर, भारतीयों के साथ में भी रंगभेद जैसी समस्याएं हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं 94, और इसी नटाल कांग्रेस की वजह से ही गांधी जी का एक आंदोलन था गिरमिटिया आंदोलन, जो सफल हुआ। गिरमिटिया आंदोलन, है ना, ये नटाल कांग्रेस उससे जुड़ी रही अफ्रीका में। तो यहाँ पर किनारे पर हम समझाते हैं आपको गिरमिटिया आंदोलन। गिरमिटिया आंदोलन क्या था? गिरमिटिया गिरमिटिया आंदोलन कहीं, गिरमिटिया प्रथा आप इसको कह सकते हैं। गिरमिटिया मजदूर होते थे, मजदूर आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये आपका, ये हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में, इसको पहले समझो थोड़ा सा। गिरमिटिया क्या है? देखो, भारत में आप जानते हैं कि आपका जो अंग्रेजों का शासन था इस समय पर 1900 के करीब में, और भारतीयों के उद्योग धंधों को किस तरह से अंग्रेजों ने विनाश की तरफ ले जाने का काम किया था, ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि उन्होंने भारत के आपका व्यापारों को चाहे टैक्सेशन के माध्यम से या खुली छूट देकर के, या आपका उन्होंने कोई भी आपका मान के चलो कि अधिग्रहण के द्वारा उन्होंने भारतीय व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचाया। और जब भारत में व्यापार आपका या मजदूरों के आपका जब उद्योग बंद हो गए, तो उन सबके अंदर जो है आपके रोजगार के लिए एक तड़प उठी कि कहीं भी हमको व्यापार मिले या कहीं भी हमको कम से कम एटलीस्ट काम मिले। तो ये क्या करते थे, साउथ अफ्रीका, बहुत सारे यहाँ पर जो है भारत के लोगों को साउथ अफ्रीका लिया जाता था। ऐसी स्थितियों में साउथ अफ्रीका ने फायदा उठाया कि यहाँ भारत में जो है मजदूर सस्ते मिल जाएंगे। अब उन मजदूरों से क्या होता था कि भाई एक आपका बॉन्ड साइन करा लिया जाता था कि भाई आपका ये इतने समय का बॉन्ड है और इतने समय के बॉन्ड में आपको काम करना होगा, और मानवीय यातनाएं दी जाती थी, मतलब कि बहुत कम पैसा दिया जाता था और काम बहुत ज्यादा कराया जाता था उन व्यक्तियों से। तो वो जो बॉन्ड उनसे साइन कराया जाता था, उस बॉन्ड को बोलते थे गिरमिट। उस बॉन्ड को क्या बोला जाता था, मतलब कि उनके बीच में, दोनों के बीच में, मजदूरों के और उन कंपनियों के बीच में करार होता था, इसको बोलते हैं गिरमिट। समझ में आया गिरमिट क्या है? तो इसी से नाम पड़ा गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। अब उनको तो क्या हो गया, आपका साउथ अफ्रीका भी ले गए और साउथ अफ्रीका में फिर उन मजदूरों के ऊपर टैक्स भी लगा दिया, काम बहुत ज्यादा कराएंगे, वेतन कम देंगे, और एक एनुअल टैक्स भी लगा दिया उनके ऊपर, 3 पाउंड एनुअली का, 3 पाउंड वार्षिक का एक टैक्स उनके ऊपर थोप दिया गया। हालांकि उसके लिए फिर उस टैक्स को हटाया गया 1909 में। तो ये सब कार्य जो हुए ये अफ्रीका में गांधी जी की पहल की वजह से हुए। उस गिरमिटिया के लिए भारत में भी बहुत जगह, फिजी देश में भी जाते थे, फिजी देश, जो फिजी देश है ना, वहाँ पर भी गिरमिट मजदूर जाते थे। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी वो गिरमिट प्रथा थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, और 1917 में वो गिरमिट प्रथा जो है खत्म हुई थी। ये कहीं किनारे पर आप लिखिए अपनी कॉपी पे, गिरमिट प्रथा 1917 में समाप्त हुई, और थम्स अप करके मुझ तक कम है और ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। दरअसल में जैसे आप जानते हो, भारत में उपनिवेश बनाने के लिए बहुत सारी व्यापारिक शक्तियां आई। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आप कहेंगे पुर्तगाली आए भारत में, जानते हो ना इस बात को, वास्को डी गामा सबसे पहले आया। ऐसे ही वो जो दुनिया के व्यापारी थे, वो दुनिया में कहीं ना कहीं अपने उपनिवेश बनाने के लिए जगह ढूंढते रहते थे। तो जब उनके जगह ढूंढने के ऐसे ही प्रोसेस में जो डच लोग थे, जो हॉलैंड या हम कहें नीदरलैंड के निवासी थे, तो उन डच लोगों ने साउथ अफ्रीका में भी प्रयास किए, और साउथ अफ्रीका में डच लोग पहले पहुंच गए। ठीक है, जैसे भारत में पुर्तगाली पहले पहुंचे, तो यहाँ पर 2 उपनिवेश थे। क्या बोलोगे? साउथ अफ्रीका में 2 उपनिवेश। उपनिवेश आप समझते हैं ना, वहाँ के संसाधनों से अपने हितों की पूर्ति करने के लिए 2 उपनिवेश यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे डच डच और दूसरे बाद में इन डचों से संघर्ष करके वहाँ पर जैसे कि अंग्रेज भारत में भी एंटर कर गए थे, यहाँ साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज पहुंचे। जो डच लोग हैं, डच लोग जहाँ पर रहते थे उसको बोलते थे ऑरेंज फ्री स्टेट। ऑरेंज फ्री स्टेट, डच कहाँ पर थे? ऑरेंज फ्री स्टेट में। और अंग्रेज जहाँ पर थे उसको बोलते थे नटाल। और गांधी जी भी किस जगह है बताइए जरा? नटाल, जिसको कैप कॉलोनी भी कहा जाता था, कैप कॉलोनी, कैप कॉलोनी। अब आप समझ पाएंगे। तो 2 शक्तियां हुई अफ्रीका में, एक डच और एक अंग्रेज। अंग्रेज कैसे? अंग्रेजों ने संघर्ष किया, डच पहले पहुंच गए थे, तो अंग्रेजों ने वहाँ पर नटाल जो जगह है उसको कैप्चर कर लिया। थोड़े समय के बाद में क्या होता है, सब अपना ये व्यापार कर रहे थे नटाल क्षेत्र से, ऑरेंज फ्री स्टेट जगह का नाम था ट्रांसवाल, ट्रांसवाल, ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में। थोड़े समय के बाद में क्या होता है, आपको जानते होंगे अफ्रीका को हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। थोड़े समय के बाद में ही ट्रांसवाल क्षेत्र में क्या हुआ, सोने और हीरे की खान मिलनी शुरू हो गई, माइंस, गोल्ड की माइंस, आपका डायमंड की माइंस मिलनी शुरू हो गई। अब वो क्षेत्र किसका है?
तो आप कहेंगे ट्रांसवाल में मिली, यानी उस पर आपका जो अभी व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपका जो अधिकार क्षेत्र है या वहाँ पर जो आपका व्यापार कर रहे हैं वो डच लोग हैं। अंग्रेज, आप जानते हैं अंग्रेजों की मंशा कैसी थी, ठीक है, उनको दोहन की मंशा थी उनका, कि भाई किसी भी तरीके से इसको कैसे चीज़ों को हड़पा जाए। डलहौजी की जो पॉलिसी है वही संपूर्ण अंग्रेजों की पॉलिसी है भारतवर्ष के लिए, दुनिया में किसी भी कोने के लिए। तो उसने क्या किया, ट्रांसवाल में जैसे ही सोने और हीरे की खाली मिली तो ट्रांसवाल की तरफ अपना पक्ष कर लिया। ट्रांसवाल तो यहाँ पर कौन आपका लालची है, बताओ, डच लालची है कि अंग्रेज लालची है? तो आप कहोगे अंग्रेज लालची है यहाँ पर। लेकिन गांधी जी के क्षेत्र में रह रहे थे नटाल में, और गांधी जी वहाँ पर कुछ परिवर्तनों की मांग कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जब पावर बन चुके थे नटाल में और उनकी शक्ति, उनकी कंपनी वहाँ पर बनने लग गई थी और वहाँ के प्रशासन में भी भागीदारी लेने लग गए थे। तो गांधी जी नटाल में कुछ चेंज के लिए मांग कर रहे हैं, नस्ल भेद को खत्म करने के लिए। तो वहाँ पर प्रभाव किसका, नटाल क्षेत्र में अंग्रेजों का। तो यदि आप किसी क्षेत्र में जो आपका प्रभावी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, तो उनके खिलाफ यदि आप जाकर के कुछ चेंज तो ला नहीं सकते, फिर वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने यहाँ पर आपका किसके पक्ष में होने का निर्णय लिया, इस संघर्ष में गांधी जी अंग्रेजों के साथ हो गए। और गांधी जी ने यहाँ पर 1100 लोग इकट्ठे करे और उनके 39 मुखिया बनाए, 39 मुखिया 1100 लोगों को बांट करके कि भाई तुम लोगों को डचों के साथ में संघर्ष करना है। तो कितने मुखिया बनाए, 39 मुखिया, लिखिए अपनी कॉपी में। गांधी जी ने अंग्रेजों के समर्थन का निर्णय लिया और 1100 लोगों की एक एम्बुलेंस कोर बनाई, 1100 लोगों की एक एम्बुलेंस कोर बनाई, जिसमें 39 मुखिया चुने गए, 39 मुखिया 1100 लोगों के लिए उसमें जीते। तो इस समय पर गांधी जी ने पूरी तरह से ये मन बना लिया कि वो भारत वापस लौट जाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने मन बनाया 1901 में, 1901 में। तो याद रख लेना, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, छोटी सी बात कह सकते हैं, उन चुके थे इस इलाके में रहने वाले, नटाल क्षेत्र में जितने भी इंडियंस थे रहने वाले भारतीयों को, भारतीयों को भारतीयों को एशियाटिक विभाग एक बनाया गया वहाँ पर, एशियाटिक डिपार्टमेंट, एशियाटिक विभाग से परमिशन लेनी थी, और वो बहुत कठिन प्रोसेस था। भाई आपको यहाँ रहना है, परमिशन, विभाग से परमिशन लेनी थी, कैसे, एशियाटिक डिपार्टमेंट से, ठीक है। और उसके लिए पंजीकरण कराना पड़ता था, रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको, और उसमें अंग्रेज जो है बहुत ना नुकर करते थे। अब देखिए भारतीयों की मदद से या गांधी जी की मदद से उन्होंने डचों को हराया, और अंग्रेज अपनी उसी नीति पर, जैसे कि उनका नीति ये थी कि भाई इनका इस्तेमाल करो, ठीक है, तो इस्तेमाल करके और हम ही भारतीयों को फिर प्रताड़ित करना अंग्रेजों ने शुरू किया। और गांधी जी ने जिस सोच को रखते हुए अंग्रेजों का साथ दिया था उसमें अंग्रेज बिल्कुल खड़े नहीं उतरे। तो गांधी जी फिर उनको वापस बुलावा आता है वहाँ अफ्रीका से कि भाई हमारे साथ में तो आपने इनको सहयोग करके इनको यहाँ पर और मजबूती दे दी और ये हम भारतीयों को ये प्रताड़ित करने लगे हैं। तो गांधी जी गए वापस और गांधी जी ने फिर इस मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ी, इस मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। किसके लिए, एशियाटिक विभाग जो परमिशन लेता था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था 1907, याद रख लेना, यहाँ पर था एशियाटिक पंजीकरण विधेयक, एशियाटिक पंजीकरण विधेयक, इसको लिखना आप, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, एशियाटिक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन, बहुत गहमा गहमी इसकी हुई, लेकिन अंग्रेजों ने इसको पास कर दिया। और गांधी जी क्योंकि इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी अपने जीवन में। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, क्या बोलेंगे, विरोध के लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, आप समझ गए होंगे, गांधी जी को बाद में, ठीक है, कि भाई भारतीयों की कैसी स्थितियां हैं या किस तरह से इन सब चीज़ों का इंतजाम होगा, क्या सॉल्यूशन निकाले जाए। लेकिन अंग्रेज सरकार ने क्या किया, इस हिंदू स्वराज पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया, इस पर बैन लगा दिया, बैन लगा दिया। और इस किताब से बड़े प्रभावित थे रूसी विचारक थे लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने जब इस किताब को पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो भी व्यक्ति कहीं पर भी रह रहे हैं अपने देश से बाहर, उन्होंने संबोधित किया इसमें, जो व्यक्ति अपने देश से बाहर रह रहे हैं उनके अधिकार किस तरह के होने चाहिए। तो लियो टॉलस्टॉय ने कहा कि अपने देश से बाहर रहने वाले हर एक व्यक्ति को हिंदू स्वराज पुस्तक पढ़नी चाहिए। लियो टॉलस्टॉय बहुत कमाल के आदमी थे, हम आपको बताएंगे उनकी विचारधारा के बारे में आगे समय मिलेगा जब कभी। 10 में हमने बताया हिंदू स्वराज की तारीफ किसने की थी, लियो टॉलस्टॉय ने। तो गांधी जी और उनका पत्राचार उस समय पे होने लगा था लियो टॉलस्टॉय का, वो एक दूसरे को पत्र लिखते थे। तो गांधी जी भी बहुत प्रभावित थे लियो टॉलस्टॉय से। लियो टॉलस्टॉय मतलब आप कभी उनकी जीवनी पढ़ेंगे ना तो आप देखोगे लियो टॉलस्टॉय अपने आरंभिक जीवन में एक ड्रंकर्ड पर्सन थे, मतलब नशे की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, बहुत नशा वो करते थे और एकदम से मतलब नशे में डूबे रहते थे। लेकिन जब उनका जागरण हुआ तो आप देखोगे उस व्यक्ति ने इस दुनिया के लिए क्या लिखा, तो वो काबिल तारीफ है। जैसे कि अन्ना कैरेना, या कभी आपको समय मिले तो वॉर एंड पीस किताब आप पढ़िएगा, तो बहुत कमाल की किताबें उन्होंने लिखी हैं इस दुनिया के लेकर के, वो बड़े फिलोसोफर्स में से एक हुए हैं, ग्रेट थिंकर हुए हैं वो। तो यहाँ पर उनसे प्रभावित होकर के गांधी जी ने एक फार्म बनाया था जिसको बोलते हैं टॉलस्टॉय फार्म, ठीक है। उसके लिए गांधी जी को बहुत बड़ी जमीन मिली थी, गांधी जी के एक सहयोगी थे, लगभग 50,000 बीघा जमीन उन्होंने दी थी, 10,000 एकड़, ठीक है, कहीं उसको 1,000 एकड़ भी लिखा रहता है। तो यहाँ छोटी सी चीज़ लिख लेना आप, छोटी सी चीज़ लिख लेना, क्या 1910 में जोहानसबर्ग, जोहानसबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका जुड़ने लगे इनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर के। तो जब ये वापस आए तो इनके सहयोगी दल इनके साथ में थे। अब समस्या ये थी कि भाई इतने सारे सहयोगियों को कहाँ रोका जाए, तो इनके लिए क्या हुआ था, याद रख लेना, इनके लिए ये घटना मैं अभी एक आपको बताऊंगा 1915 में, पहले इनके आवास की व्यवस्था करवा देते हैं। 1915 अहमदाबाद में, अहमदाबाद कहाँ स्थित है, 1915 अहमदाबाद में कोचरब गांव में, क्या बोलोगे, कोचरब गांव है, वो है 1917 में आई और 33 तक रही, 1917 से 33 तक लिख लेना, 1917 से 33 तक यहीं रहे। तो साबरमती आश्रम भी क्या है, साबरमती नदी के किनारे है, और कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में किस वर्ष में स्थापित किया, 1917 में। तो गांधी जी के सब सहयोगी इनके साथ में रहने लगे। जैसे मान के चलो अपना एक प्रोजेक्ट है, भविष्य में शायद होगा या नहीं होगा, अपना एक प्लान है कि आश्रम बनाए, साबरमती आश्रम। अब गांधी जी के आश्रम से एक ध्यान आता है हमको कि गांधी जी ने इसका एक आश्रम अफ्रीका में भी बनाया था, ठीक है, एक पक्षी फिनिक्स से प्रभावित होकर के। फिनिक्स जो पक्षी है उसका बहुत लंबा जीवन होता है, वो लगभग उसको अमर माना जाता है ना, 500,000 साल जी जाता है वो। तो ऐसे आश्रम की जब बात आए तो आश्रम को कहीं किनारे पर लिखिए। 1904 में गांधी जी ने ये पहला आश्रम नहीं था, कभी आप सोचे इसको पहला आश्रम था। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, फिनिक्स फिनिक्स आलाल अम्बालाती आश्रम के जिस हिस्से में गांधी जी रहते थे, गांधी जी की जो कुटिया थी उसका नाम था हृदय कुंज। हृदय हृदय नहीं बोलते इसको, हृदय बोलते, हृदय हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश प्रेम का प्यार नहीं, हृदय, ठीक है। इसमें जो रह होता है बड़ा होता है, आधा होता है, तो पहले बोला जाता है गांधी जी की कुटिया। और एक यहाँ पर था आपका, याद रखना, अतिथि कक्ष। साबरमती आश्रम में जो अतिथि कक्ष था, जो गेस्ट रूम था, अतिथि कक्ष था, उसको क्या कहते थे, उसको बोलते थे नंदिनी, नंदिनी, ठीक है, नंदिनी, ठीक है। यानी कि कोई भी गेस्ट आएगा गांधी जी से मिलने तो उसको कहाँ पर ठहराया जाएगा, नंदिनी कक्ष में ठहराया जाएगा। जैसे नंदिनी कक्ष में ठहरने वाले बहुत व्यक्ति रहे, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर इस कक्ष में ठहरे थे, जवाहरलाल नेहरू इस कक्ष में ठहरे थे आपका, और आपका अगर हम बात करें सी राजगोपालाचारी जो बाद में गांधी जी के समधी रहे, इसी कक्ष में ठहरे थे। तो ये आपका इसी साबरमती आश्रम में एक अतिथि कक्ष हुआ करता था। बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर, हमने कहा था आपको बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब मुझे बताओ गांधी जी आपका यहाँ पर आए हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आज हम आपको देंगे, एक ही क्वेश्चन आज हम देंगे आपको होमवर्क का, जब हम कंप्लीट इसको पढ़ लेंगे तब एक साथ क्वेश्चन कराएंगे, ओके। अभी बताएंगे जीएस सुधा बुक के बारे में, अभी बताएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। एक वर्ग देश में ऐसा भी था जो ये समझता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे आपका लाला हरदयाल जैसे व्यक्ति थे, गदर पार्टी, वो क्या समझती थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक वर्ष शुरू हो गया था, वो सब कहते थे कि नहीं, यही एक सही समय है, यही एक ठीक चोट मारने का समय है जिस पर ब्रिटिश शासन को अपने दबाव में लाया जा सकता है और इनसे जो है स्थायी इस चीज का हल निकालो। स्थायी तो कोई प्रॉमिस किया नहीं ब्रिटिशर्स ने, लेकिन गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स की जो सेना है उसमें शामिल हो जाओ, ठीक है। यानी कि तो इसी बात के लिए गांधी जी को कहा गया आपका रिक्रूटिंग सार्जेंट। तो लोगों ने क्या बोला, क्या बोलेंगे यहाँ पर, लोगों ने क्या बोला गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट,
भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये भारतीय लोगों ने कहा था, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। भर्ती आध्यात्मिक सीख लेते थे, जो उनका अगर हम बोले स्पिरिचुअल गुरु बोल दें, स्पिरिचुअल टीचर बोल दें, टीचर, तो वो थे रायचंद्र। रायचंद्र इनका जन्म, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक समाज सुधारक या हम कहें राजनीति से जुड़े व्यक्ति थे, तो आपका ऐसे ही रायचंद्र जो हैं वो पोरबंदर की उन्हीं गलियों में पैदा हुए थे जिन गलियों में महात्मा गांधी पैदा हुए थे, और ये गांधी जी से 2 वर्ष बड़े हैं। जैसे कभी आप किताब पढ़ोगे सत्य के साथ मेरे प्रियो, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गांधी जी की, तो गांधी जी ने रायचंद्र के लिए स्पेशल एक आपका चैप्टर लिखा है, अध्याय लिखा है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, मतलब 2-3 पेज में जिक्र किया है इनका। तो क्या बोलेंगे, रायचंद्र ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आध्यात्मिक गुरु। हाँ, एक फिर गांधी जी, अब यहाँ पर गांधी जी भी पढ़ते थे, बहुत सारे लोगों को गांधी जी को भी पढ़ने का बहुत शौक था, तो यहाँ पर गांधी जी के लिए पूछा जाता है, गांधी जी जो भूख हड़ताल गांधी जी ने अपने कैरियर में की, उसकी प्रेरणा उन्होंने कहाँ से ली थी? भूख हड़ताल की प्रेरणा,